वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये आज हमारा इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है, जबकि इसके पार्ट 1 के अंदर हमने फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को कवर किया था एक्सरसाइज के। और आज की इस वीडियो में हमारे पास जो है वो जो हम सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट जो हमारे बकिया यानी 3.6 से लेकर 3.10 तक जो बकिया न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज के, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पर वो कहता है कि दो हमारे पास मैसेज हैं बिलतरतीब 52 kg और 48 kg, जो कि एक स्ट्रिंग यानी रस्सी के दोनों सिरों से जो है वो अटैच हैं, जो कि पास हुई है। दैट पासिस ओवर हा फ्रिक्शनलेस पुली। Find the tension in the string and the acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically। अब एक तो ये कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास दो मैसेज हैं 52 kg और 48 kg, और ये दोनों जो है वो एक रस्सी के या एक स्ट्रिंग के जो है वो सिरों के साथ अटैच हैं, जबकि जो रस्सी है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास हुई है। और हमें ये कहा गया है कि एक तो हमने उस रस्सी के अंदर टेंशन मालूम करनी है, और दूसरा हमने मालूम करना है उसके अंदर एक्सेलेरेशन कितना होगा, और दूसरा हमने इसके अंदर एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करना है। अब बाकी इसमें जो की पॉइंट हमारे पास है जो आपने जहन में रखने हैं वो ये है कि ये दोनों जो मैसेज हमारे पास हैं ये वर्टिकली जो है वो मूव कर रहे हैं। तो पेज नंबर 64 और 66 इस बुक के जो है वो ये दोनों केसेस जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। इनसे रिलेटेड टॉपिक के हवाले से मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी हो। 3.6 न्यूमेरिकल भी उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है, जबकि 3.7 जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है वो भी उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहले उनको ज़रा एक दफ़ा अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उनके फार्मूलाज को देख लेते हैं ताकि इन क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ये हमारे पास बुक पेज नंबर 64 है। यहाँ पर वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडीज़ अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली के हवाले से यहाँ पर टॉपिक दिया गया है। ये एक एटवुड मशीन को दिखाया गया है जहाँ पर एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो उसके दोनों एंड्स पर मैसेज अटैच हैं, जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास हुए हैं। एक केस हमारे पास ये है जो आपने जहन में रखना है, जिसमें दोनों बॉडीज़ जो है वो वर्टिकली मूव कर रही हैं, इनके अंदर वर्टिकल मोशन है। जबकि इससे अगला जो हमारे पास टॉपिक है जिससे रिलेटेड है, जिसमें हमने टेंशन एक्सेलेरेशन की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास बुक पेज नंबर 66 के ऊपर डायग्राम मौजूद है। ये सेकंड केस है जिसमें अगर हम देखें तो दो ही मैस हमारे पास हैं, लेकिन एक मैस की जो मूवमेंट हमारे पास है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है, जबकि दूसरे की हमारे पास जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि उस जो पहला कंडीशन जो हमने देखी थी एटवुड मशीन वाली, उसके अंदर दोनों ही बॉडीज़ की जो मूवमेंट है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर होगी, जबकि इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग होगी, जबकि दूसरे की जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होगी। तो इसमें जो सबसे बड़ा मसला बच्चों के लिए बनता है वो मैसेज को नोटेशन के हवाले से बनता है, यानी किसको M1 रखेंगे और किसको M2 रखेंगे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक अब ज़रा इसके गिवन डाटा को अरेंज करते हैं और इसके सोल्यूशन का मैं आपको बताता हूँ। बाकी इसके फार्मूलाज मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके फार्मूलाज जो वो यहाँ पर गिवन है। अगर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो कि 3.7 के अंदर ये डायग्राम हमारे पास आएगी, तो उसमें अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल का जो है वो जिक्र आएगा। अगर हॉरिजॉन्टल का जिक्र आएगा इट मीन्स के सेकंड केस होगा। अगर वो कहता है कि दोनों ही मैसेज जो वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो वो हमारे पास ये फर्स्ट जो केस हमने यहाँ पर डिस्कस किया है एटवुड मशीन वाला, तो वो ये केस होगा हमारे पास। तो इनके फार्मूलाज जो है वो इनके आगे ही जो है वो दिए गए हैं। एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, टेंशन के लिए ये है, और ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो ये फार्मूला यहाँ पर मौजूद है। तो इनको आप मार्क कर लेंगे, तीन फार्मूलाज को। इनका इस्तेमाल जो है वो क्वेश्चन के अंदर होगा। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, सिर्फ जस्ट आपको फार्मूलाज जो है वो अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अब इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल के हवाले से जो केस है उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो उसके फार्मूलाज को भी आप पहले ही मार्क कर लें, क्योंकि 3.7 जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो इसी से रिलेटेड है। इसमें एक्सेलेरेशन के लिए ये फार्मूला हमारे पास है, और टेंशन के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हैं और फिर फैसला करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कौन से केस जो है वो हमसे डिमांड किया गया है, उसके मुताबिक हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। अब दोनों ही केसेस जो है वो आपने अच्छी तरीके से देख लिए हैं। यहाँ पर जो की पॉइंट हमारे पास है वो ये है, द स्ट्रिंग एंड एक्सेलेरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। तो अब यहाँ पर दोनों ही जो मैसेज के हवाले से बात की गई है दोनों ही वर्टिकली मूव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कौन सा केस होगा? केस
तो फर्स्ट केस होगा तो उसके मुताबिक फार्मूलाज को जैसे मैंने मार्क करवाया है, तो एक्सेलेरेशन के लिए भी और टेंशन के लिए उनको आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। उसके बाद इसके सोल्यूशन को देखते हैं किस तरह से हम करेंगे इसको। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर मैंने गिवन डाटा को अरेंज कर लिया है। एक तो हमारे पास मैसेज गिवन है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको जब मैं इसकी केसेस की तफसील आपको बता रहा था, तो बच्चों के लिए मुश्किल अक्सर यहाँ पर होती है कि किसको M1 लिया जाए और किसको M2 लिया जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो हमारे पास वर्टिकल केस है, जो कि यहाँ पर ये फर्स्ट केस हमारे पास है, इसमें जो हमारे पास जो ब्लॉक बड़ा होगा या जिसका मैथ ज़्यादा होगा उसको M1 कंसीडर करेंगे, और जिसका मैथ कम होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी कम होगी, तो उसको M2 कंसीडर करेंगे। जबकि अगर जो केस सेकंड हमारे पास होगा, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल मूव करता है जबकि दूसरा जो है वो वर्टिकल मूव करता है, तो उसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो मैथ्स की नोटेशन को जो है वो गलत कर देते हैं। इसके लिए एक आसान सी एक ट्रिक बता देता हूँ। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ये है कि जिससे आपको चीज़ों को याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ भी बता देता हूँ, इससे अगले न्यूमेरिकल में भी हम इसको दोबारा से देख लेंगे। VB1 HB2। अब ये मैंने अपने खुद के लिए जो है वो याद रखने के लिए चीज़ ये की है, बच्चों को मैं ये बताता हूँ। इससे बच्चों की जो है वो मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। VB1 यानी V से मुराद जो है वो यहाँ पर वर्टिकल है, B से मुराद बिग है। यानी वर्टिकल का केस जो कि हमारा फर्स्ट केस है, उसके अंदर जो बड़ा होगा उसको हमेशा हम मान लेंगे, यानी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। जबकि HB2 का मतलब ये होगा, H का मतलब हॉरिजॉन्टल और B का मतलब बिग। हॉरिजॉन्टल के केस में, जो कि अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में समझेंगे, तो बात को आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल के अंदर जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हमेशा आपने M2 लेना है। तो बेसिकली आपने सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा सा रट्टा लगा लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, वरना यह है कि कंसेप्ट वाइज इसको बताया जा सकता है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल केस होगा उसमें जो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ होता है, ये मैं आपको 3.7 न्यूमेरिकल के अंदर भी मज़ीद बता दूंगा, उसका जो है वो मैस ज़्यादा होता है, जबकि जो वर्टिकली जो बॉडी जो मूव करती है उसका मैस कम होता है। तो याद रखने के लिए, ताकि बच्चों को आसानी हो जाए, VB1 HB2 वर्टिकल के केस में यानी फर्स्ट केस के अंदर जो है वो जो मैस जिसका ज़्यादा होगा उसको M1 लेंगे, और हॉरिजॉन्टल के केस में मैस जो है वो जिसका बिग होगा, बड़ा होगा, जिसकी न्यूमेरिकल ज़्यादा होगी, उसको 2 लेंगे। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ चीज़ ये बता दी है। अगर ये आपको पहले से क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अब गिवन डाटा को देख लेते हैं। मैस हमारे पास M1, जैसे कि मैंने इस कंडीशन के मुताबिक भी आपको बताया था, 52 kg, और M2 हमारे पास 48 kg। और ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की जो है वो ज़रूरत पड़ती है हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इनके फार्मूलाज के अंदर जो है वो जी की वैल्यू को हमें पुट करना पड़ता है। तो जी की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे, जो कि हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमने फाइंड आउट करना है, एक तो टेंशन T और एक्सेलेरेशन A हमने फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंडीशन यहाँ पर गिवन है, जो कि हमारे पास की पॉइंट है इसका, बोथ मैसेज मूविंग वर्टिकली। तो बोथ मैसेज जो वर्टिकली मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सा केस होगा? फर्स्ट केस होगा। तो अब इसके लिए फार्मूलाज जो है वो हमने यहाँ पर अरेंज कर लिए हैं, जस्ट इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा। अगर ये फार्मूलाज आपको आसानी से याद हो जाते हैं तो उसके बाद इसको सॉल्व करना इंतहाई आसान है। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है, कोई लंबा चौड़ा कंसेप्ट इसके अंदर नहीं है। तो टेंशन का फार्मूला हमारे पास वर्टिकल के केस के लिए 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g है, जबकि एक्सेलेरेशन के वैल्यू को यहाँ पर मैंने फार्मूला को यहाँ पर लिखा है। अब जस्ट सिर्फ वैल्यूज़ को इनके अंदर जो है वो पुट करना है। m1 की वैल्यू हमारे पास, m2 की वैल्यू हमारे पास है, और g की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। नीचे ये दोनों वैल्यू m1 और m2 की जो वो प्लस में होंगी, इनको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो तकरीबन आएगा 499 पॉइंट समथिंग। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपने इसको राउंड ऑफ करके जो है वो 500 न्यूटन यानी बुक के मुताबिक इसका आंसर को जो है वो यहाँ पर लिख देना है। एक तो टेंशन इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, और एक्सेलेरेशन का फार्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये इसका फार्मूला है, इसके अंदर वैल्यूज़ को जस्ट पुट करना है और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास एग्जैक्टली जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 3.7 क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड ही है। 3.7 न्यूमेरिकल हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 2 मैसेज 26 kg एंड 24 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। अब यहाँ पर वो कहता है कि 2 मैसेज हमारे पास हैं, एक 26 kg और 24 kg, और वो एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो अटैच हैं, और वो स्ट्रिंग जो है वो पास करती है फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से। तो अब वो कहता है कि 26 kg जो है वो लाइंग करता है, लेटा हुआ है, मूव करता है ओवर आ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, यानी ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर जो है वो लाई करता है, पड़ा हुआ है, जबकि 24 न्यूटन जो है वो मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड।
फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलेशन इन द बॉडीज़। अब इस क्वेश्चन के लिहाज से अगर हम देखें तो की पॉइंट जिससे हमें केस का पता चलेगा वो यहाँ पर ये चीज़ बात लिखी हुई है कि एक जो है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है और एक हमारे पास वर्टिकल मूवमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कौन सा केस होगा, सेकंड केस होगा। तो इससे हमें पता चल गया। और अब यहाँ पर जो बच्चों का, जैसे कि मैंने इससे पहले न्यूमेरिकल में आपको बताया था कि ये मैथ्स हमारे पास गिवन है और ये मैथ्स हमारे पास 24 केजी गिवन है। अब बच्चों को इसमें मिसकंसेप्शन होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन है तो HB2 का मतलब ये है कि ये हमारे पास इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो ये हमारे पास M2 होगा, जबकि ये हमारे पास क्या होगा, M1 होगा। अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं किस तरह से होगा। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर मैंने गिवन डाटा को अरेंज कर लिया है, मैसेज को बिलतरतीब मैंने लिख लिया है, जैसे कि मैंने आपको HB2 और VB1 के कंसेप्ट के लिहाज से या टेक्निक के लिहाज से आपको बताया था। ये अरेंज करने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। मैथ्स M1 हमारे पास 24 kg, मैथ्स M2 हमारे पास 26 kg है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास जो कि इन फार्मूलाज के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हमने टेंशन और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो जी की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमने फाइंड आउट करना है एक तो टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है हमने। तो कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 26 kg जो मैस है वो लाई करता है ओवर अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस टेबल के ऊपर, और जो 24 kg जो मैस हमारे पास है वो मूव करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब ये सेकंड केस है, जैसे कि मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल से हमें अंदाज़ा हो रहा है। तो अब इसके लिहाज से जो फार्मूलाज़ को हम अरेंज कर लेंगे, टेंशन के लिए क्या फार्मूला हमारे पास और एक्सेलेरेशन के लिए क्या फार्मूला हमारे पास है, तो इनको लिख लेंगे। अब सिर्फ जस्ट इनके अंदर जो है वो M1 M2 की वैल्यू को पुट करेंगे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ को जस्ट पुट करेंगे और इनको उसके लिहाज से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर M1 और M2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 24 मल्टीप्लाई बाई 26 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 26 को ऐड करके इनको कैलकुलेट करेंगे। इनको कैलकुलेट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर आएगी, इनको कैलकुलेट करने के बाद 125 न्यूटन आ जाएगी। तो ये टेंशन की वैल्यू होगी। इसी तरीके से एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो हॉरिजॉन्टल केस यानी सेकंड केस के अंदर वो है M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई जी। जस्ट इनकी वैल्यूज़ को हमने पुट किया है यहाँ पर और कैलकुलेट करने से जो आंसर हमारे पास एक्सेलरेशन का आएगा वो 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 3.8 है उसके सोल्यूशन को देखते हैं। उसकी स्टेटमेंट को पहले देखते हैं, उसके बाद उसके सोल्यूशन को देखेंगे। 3.8 न्यूमेरिकल हमारे पास है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड। बेसिकली वो हमसे पूछता है कि टाइम हमने जो है वो फाइंड आउट करना है टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब यहाँ पर जो है वो 3 वैल्यूज़ जो है वो हमें जो है उनके बारे में बात की गई है। एक तो ये हमने टाइम के हवाले से वो पूछता है कि टाइम हमें रिक्वायर्ड है, टाइम फाइंड आउट करना है, जबकि चेंज इन मोमेंटम हमारे पास 22 न्यूटन सेकेंड है, जबकि फोर्स जो है वो हमारे पास गिवन है 20 न्यूटन। ये क्वेश्चन रिलेट करता है इस टॉपिक से फोर्स एंड द मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है, पेज नंबर 67 के ऊपर। इसका नेक्स्ट जो है वो फार्मूला भी हमारे पास नेक्स्ट पेज पर मौजूद है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए फार्मूला हमारे पास गिवन है, जिसमें हमारे पास चेंज इन मोमेंटम भी हमारे पास है डिवाइडेड बाय टाइम और वो इक्वल होता है फोर्स के। तो सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के। तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे जस्ट, और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद टाइम जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं किस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर मैंने गिवन डाटा को अरेंज कर लिया है। चेंज इन मोमेंटम यानी चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिक्स के अंदर हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं डेल्टा का, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है चेंज को। हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं PF माइनस PI, क्योंकि मोमेंटम जो है उसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को इस तरह से भी लिखा जा सकता है और डेल्टा P से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि हमारे पास है 22 न्यूटन सेकेंड। ये भी यूनिट है मोमेंटम का ही। उसके बाद हमारे पास जो फोर्स है वो गिवन है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 20 न्यूटन। हमने फाइंड करना है टाइम को। तो जो टॉपिक मैंने आपको दिखाया था उसमें फार्मूला भी मैंने आपको दिखाया था, उसके मुताबिक हम इसके फार्मूला को यहाँ पर लिखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो फोर्स और मोमेंटम के फोर्स और चेंज इन मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है वो है F= डेल्टा P डिवाइड बाई टाइम। तो अब हमें यहाँ पर टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो टाइम को हम जो है वो रीअरेंज करेंगे, टाइम को सेपरेट करेंगे, फोर्स हमारे पास नीचे आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा और फोर्स इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो टाइम जो है वो हमारे पे इक्वल होगा डेल्टा P डिवाइड बाय फोर्स। तो जस्ट इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने पुट कर देना है। डेल्टा P यानी चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 22 न्यूटन सेकेंड है, जबकि टाइम फोर्स की यूनिट फोर्स की वैल्यू हमारे पास 20
न्यूटन है। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा टाइम के लिए वो आएगा 1.1 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 3.9। 3.9 न्यूमेरिकल हमारे पास है, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज़ 0.6। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमने एक तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके दरमियान? एक वुडन ब्लॉक हमारे पास है जबकि मार्बल फ्लोर हमारे पास है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। जबकि जो ब्लॉक हमारे पास उसका मास कितना गिवन है 5 kg, और एक हमारे पास दो सरफेसेस जो कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही हों या उनके फ्रिक्शन को देखा जा रहा हो, तो उसमें डिग्री ऑफ रफनेस या डिग्री ऑफ स्मूथनेस को चेक करने के लिए एक रेशो होती है दो सरफेसेस के दरमियान, जिसको म्यू या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है, जो कि एक फिक्स वैल्यू होती है हर मटेरियल की दूसरे मटेरियल के लिहाज से, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका कोई यूनिट नहीं होता, वो गिवन है हमारे पास। तो अब इस देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम को ड्रा किया है। अब यहाँ पर ये एक ब्लॉक हमारे पास है, वुडन ब्लॉक, जिसका मास हमारे पास 5 kg है, और लेट्स सपोज के ये हमारे पास नीचे जो है वो मार्बल फ्लोर है। तो और इनके दरमियान जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू जो है वो उसकी वैल्यू 0.6 है। तो और इसके हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सादा अल्फाज में इसको हम ये कह सकते हैं कि दोनों सरफेसेस के दरमियान डिग्री ऑफ रफनेस या डिग्री ऑफ स्मूथनेस कितनी है, ये बेसिकली इस चीज़ को डिफाइन करती है। और ये दोनों जो है वो हर वैल्यू यानी हर मटेरियल के लिहाज से मुख्तलिफ इसकी वैल्यू होती है। इसके लिए टेबल में वैल्यू जो है वो बुक चैप्टर के अंदर मौजूद भी हैं हमारे पास। तो बेसिकली हमने इनके दरमियान जो है वो फ्रिक्शन कितनी होगी, वो फ्रिक्शन यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो गिवन डाटा के मुताबिक यहाँ पर हमने इसको अरेंज कर लिया है। मास हमारे पास 5 kg है, जबकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी इसके फार्मूला के लिहाज से, तो उसको मैंने पहले ही यहाँ पर लिख लिया है। जी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास 0.6 हमें गिवन है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। और हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फार्मूला हमारे पास है वो है F इज़ इक्वल टू म्यू mg। ये बुक में हमारे पास पीछे मौजूद है, इसको आप देख लेंगे। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास फिक्स वैल्यू है जो कि यहाँ पर हमें गिवन है 0.6, जो कि गिवन डाटा में हमारे पास है। जबकि मास की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, जबकि और जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। तो इन सब वैल्यूज़ को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आएगा 30 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी बेसिकली एक फोर्स है, तो इसका यूनिट हमारे पास जो है वो न्यूटन होगा। 30 न्यूटन इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि इस पार्ट का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा 3.10, उसको देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 3.10। इसमें वो कहता है हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर वो कहता है कि हमने बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ रखती है, यानी एक सर्कुलर मोशन को जो परफॉर्म करने के लिए मजबूर करती है। या सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं एक सेंटर सीकिंग फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर मोशन के अंदर रखती है। और उसमें वो कहता है कि एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास 0.5 kg है, और वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रही है जिसका रेडियस हमारे पास गिवन है 50 सेंटीमीटर, और वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रही है। तो इसको पहले डायग्राम की मदद से देखते हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन को देखेंगे। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक एक रफ डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए बनाई है। लेट्स सपोज के एक स्ट्रिंग टाइड स्टोन यानी एक रस्सी के साथ बंधा हुआ एक पत्थर हमारे पास है, और इसका रेडियस जिस सर्कल के अंदर ये रोटेट करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, उसका हमारे पास रेडियस जो है वो गिवन है 50 सेंटीमीटर। जबकि इस ऑब्जेक्ट का जो मास हमारे पास है वो कितना है 0.5 kg है, और कितनी स्पीड से मूव करेगा, इसकी स्पीड हमारे पास जो है वो गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर हमने मालूम ये करना है कि इसके ऊपर जो लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स यानी FC जो है वो कितनी होगी, उसको फाइंड आउट हमने करना है।
अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर हमने गिवन डाटा को अरेंज कर लिया है। एक तो हमारे पास जो है वो मास गिवन है 0.5 kg, उसके बाद रेडियस हमारे पास गिवन है 50 सेंटीमीटर। अब क्योंकि रेडियस बेसिकली एक लेंथ है तो इसको हमें ऐसे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा और 50 डिवाइड बाय हम 100 करेंगे क्योंकि हमारे पास एक जो है वो मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, छोटी वैल्यू से बड़ी यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो आंसर हमारे पास मीटर में आएगा 0.5। तो स्पीड जो है वो हमारे पास गिवन है 3 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड आउट करना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है जो कि इसको टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल के सेंटर की तरफ रखेगी। तो उसका फार्मूला हमारे पास है एफ सी इज इक्वल टू हमारे पास होता है एम वी स्केयर ओवर आर। तो एफ सी हमने यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। मैस की वैल्यू हमारे पास 0.5 kg है, जबकि जो हमारे पास स्पीड है उसकी वैल्यू 3 है, क्योंकि फार्मूला के लिहाज से इसके ऊपर स्केयर है तो हम स्केयर हमने इसके ऊपर लिख दिया। उसके बाद जो रेडियस हमारे पास है उसका ऐसे यूनिट यानी मीटर के अंदर जो है उसकी वैल्यू 0.5 है। तो 0.5 जो 0.5 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 का स्केयर जो है वो हमारे पास आएगा 9। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो उस बॉडी को टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल रखेगी वो हमारे पास 9 न्यूटन होगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।